हेलो स्टूडेंट्स। तो कल तक हमने पढ़ा था सेक्शन 22। याद रखना है सेक्शन नंबर। अब यहां पर जहां जहां मैं कहूंगा जीएसटी में याद रखना है। सेक्शन 22 पढ़ा था पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ये था टर्नओवर बेस्ड जनरली। तो सबसेक्शन 1 क्या कहता था कि एवरी सप्लायर शेल बी लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट इफ हिज ग्रॉस एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 20 लाख and 10 lakh in case of special category states। ठीक है। फिर हमने सेकंड सबसेक्शन पढ़ा था अपॉइंटेड डे, यानी जो पहले वाले लॉ में रजिस्टर्ड थे उनको तो रजिस्ट्रेशन कराना है इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर कुछ भी हो, वो चाहे तो बाद में कैंसिल करवा सकते हैं, सरेंडर करवा सकते हैं अगर उनका टर्नओवर 20 लाख से कम हुआ तो, बट उनको करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। तो ये बात तो जुलाई 2017 में खत्म हो चुकी है। फिर हमने पढ़ा था अगर सक्सेशन हो, अमलगमेशन हो, तब भी आपको जो ट्रांसफरी होता है, जो सक्सेसर होता है, उसको भी नया रजिस्ट्रेशन लेना होगा। और एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स टर्नओवर बाय ऑन अकाउंट और मेड ऑन बिहाफ ऑफ हिज ऑल प्रिंसिपल्स। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आप यहां से भी याद ना रखें क्योंकि इसके बारे में और भी बातें आना बाकी है। फिर मैंने कहा था एनालिसिस आप पढ़ना, तो एनालिसिस में आप अगला पेज देखोगे वो कोई बात वापस लिखी हुई मिलेगी, कोई मतलब नहीं, इस पेज को कट कर दें। 7.9 ये देखते हैं, यहां पर एग्रीगेट टर्नओवर ये बड़ा अच्छा दिया हुआ। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूड और क्या एक्सक्लूड, एक तरफ प्लस साइन बना हुआ है, एक तरफ माइनस साइन बना हुआ है। देखिए आप ध्यान से, तो इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई यानी सेल, और इधर लिखा है एक्सक्लूड। तो आप ये जो टर्नओवर निकालेंगे 20 लाख का, इसमें क्या इंक्लूड होगा क्या एक्सक्लूड होगा बता रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं सारी आउटवर्ड सप्लाई, जितनी भी आउटवर्ड होती है, आप गुड्स सप्लाई करते हो, सर्विस सप्लाई करते हो, जितनी भी होती है, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे वो एग्जेम्प्टेड हो, चाहे एक्सपोर्ट किया हो, चाहे इंटर स्टेट, इंटर स्टेट मीन्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो एक इंट्रा स्टेट होती है और इंटर स्टेट होती है। तो इंट्रा स्टेट तो अंडरस्टूड है ही सी। तो सारी जो सप्लाई आएगी, इंट्रा स्टेट हो, इंटर स्टेट हो, टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्टेड हो, एक्सपोर्ट हो, अ पर्सन हैविंग द सेम पेन बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। बड़े काम की चीज ये वाला, इतने ये फॉर्मेट टेबल अगर किसी ने याद कर ले तो सब कुछ ले सकता है वो। तो क्या इंक्लूड करना, पूरे इंडिया बेसिस पर। इसका मतलब मान लो उसने एमपी में भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है, यूपी में भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है, महाराष्ट्र में भी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उसने। क्योंकि जीएसटी में मैंने कहा, जीएसटी में भी आगे पढ़ेंगे हम कि सब जगह रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और अभी ऊपर अपन ने सबसेक्शन 1 में भी पढ़ा ना, इन स्टेट वेयर टैक्सेबल सप्लाईज मेड, जहां से टैक्सेबल सप्लाई होगी उस स्टेट में उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और पेन नंबर से चलता है रजिस्ट्रेशन, तो पेन नंबर से चलता है, तो एक पेन नंबर पर रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ठीक है, पेन नंबर से रजिस्ट्रेशन मिलेगा, लेकिन वही पेन नंबर यहां, वही पेन नंबर यहां, पेन नंबर आएगा। बस ये कि आगे का जो कोड नंबर रहता है वो अलग रहता है। आप देखना किसी का जीएसटी नंबर तो आगे 2-3 लिखा होगा एमपी वालों। हर स्टेट का अपना कोड नंबर है। फिर उसके बाद 10 डिजिट जो रहते हैं वो पेन नंबर के रहते हैं, 10 डिजिट जो रहते हैं वो पेन नंबर के रहते हैं। और आखिरी में इस तरह का एक चेक डिजिट होता है, 3 आखिरी में, कुछ भी होगा वो अलग अलग होते हैं सब केस में। तो इस तरीके से कुल मिला के 10, 12, 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है हर स्टेट में। बस स्टेट कोड बदल जाते हैं और ये डिजिट बदल जाता है, पेन नंबर सब में सेम रहता है। ठीक है, तो जीएसटी पूरा रजिस्ट्रेशन पेन नंबर से चलता है। मेरा पेन अलग है, दूसरे का पेन अलग है, मैंने बिजनेस बेच दिया तभी तो अपन ऊपर पड़ा था वो सक्सेसर। तो सक्सेसर के केस में क्या होगा, उसने मेरा बिजनेस ले लिया तो उसको नया पेन नंबर लेना है और उसका नया जीएसटी नंबर आएगा, मेरा जीएसटी कैंसिल करना पड़ेगा। अब टर्नओवर में क्या ले सर, क्या एक स्टेट का टर्नओवर ले? नहीं, क्या लिखा है, पर्सन हैविंग सेम पेन बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। पूरे इंडिया में उसने जहां जहां इस पेन नंबर के रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, सेम पेन नंबर, यहां भी वही पेन नंबर, यहां पर भी वही पेन नंबर, यहां पर भी वही पेन नंबर, तो सेम पेन नंबर के ऑल इंडिया बेसिस टर्नओवर लेंगे। ऑल इंडिया में उसने जितना टैक्सेबल सप्लाई किया, एग्जेम्प्टेड किया, इंटरस्टेट किया, एक्सपोर्ट किया, सब आ जाएगा। इतना जबरदस्त है। ठीक है, लेकिन आउटवर्ड आएगा, आउटवर्ड पे सर्कल बना देगा।
आउटपुट यानी जो बेचा है आपने, वो जो खरीदा है वो नहीं आएगा, खरीदा है वो नहीं आएगा। तो टर्नओवर मतलब सेल को बोलते हैं ना, कि परचेस को बोलते हैं, सेल को, सेल आउटवर्ड आएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस आउटवर्ड, गुड्स आउटवर्ड। कभी कभी रिवर्स चार्ज लगता है, मैंने एक बार बताया था आपको, RCM, ये आपके कोर्स की चीज नहीं है, फिर भी कहीं कहीं बीच बीच में छोटा छोटा आएगा। RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मैंने एक फॉरेन का एग्जांपल दिया था, एक फॉरेन आर्टिस्ट इंडिया आता परफॉर्मेंस देने के लिए, या इस तरह की कुछ चीजें। तो RCM में कुछ जगह ऐसी होती है, बहुत बड़ी लिस्ट है इसकी, कि कुछ जगह पर उल्टा रहता है। RCM में रिवर्स चार्ज, यानी उल्टा जो रिसीवर होता है, मैं सर्विस ले रहा हूं, मतलब मैं किसी से गुड्स खरीद रहा हूं, मैं किसी से सर्विसेज ले रहा हूं, मुझे टैक्स देना पड़ेगा। बर्डन भी मेरे ऊपर ही आना है, क्योंकि मैं ही अल्टीमेट कंज्यूमर हूं, मुझे ही टैक्स देना है। वरना जनरल रूल क्या, पूरा जीएसटी किस पे चलता है? पूरा जीएसटी चलता है प्रोवाइडर पे। हम सर्विस सप्लाई करते हैं, मैं बैंक ऑडिट करने गया, बैंक ऑडिट तो ऑडिट सर्विसेज दी, तो मैं बिल में जोड़ दूंगा, उनसे ले लूंगा इनडायरेक्ट टैक्स से। तो सप्लायर चार्ज करता है, ठीक है, उनसे कलेक्ट करके मुझे पेमेंट करना, ये मेरी जवाबदारी है। सर्विस प्रोवाइडर की जवाबदारी है, गुड सप्लायर की जवाबदारी कि वो जीएसटी लोगों से कलेक्ट करके और पेमेंट करे। लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शनल केसेस में उल्टा होता है, जो परचेजर होता है, जो रिसीवर होता है, उसको जमा करवाना पड़ता है, उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज, यानी उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया, ठीक है। बट वो यहां इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि वो तो परचेज है, ठीक है, रूल बना है जीएसटी देना, लेकिन वो तो परचेज है ना, वो सेल का और टर्नओवर का, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। ये बात भी मैं आगे बताऊंगा, लिखिए, और आपने एनालिसिस पढ़ा होगा तो जरूर आया होगा। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं आउटवर्ड की, तो आप समझ गए, आउटवर्ड ऑन ऑल इंडिया पेन बेसिस, एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल, इंटर स्टेट, एक्सपोर्ट, ऑल इंक्लूड्स। एक्सक्लूड क्या करना है? एक्सक्लूड करना है सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, सेस। जीएसटी 3-4 तरह की जीएसटी लिखती है। सीजीएसटी में तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट लेती है। यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी जो गोवा वगैरह है वहां लगता है। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाता है। सेस, इन सब पे कुछ एक्स्ट्रा, जैसे अपने एजुकेशन सेस होता है, इनकम टैक्स में से यहाँ पर भी, तो ये सब अलग अलग नाम है। जब कोई भी बिल आपका, आप कोई से बिल उठा के देखना, कोई भी इनवाइस उठा के देखना, उस इनवाइस में प्राइस लिखी हुई होगी। मान लो आप लैपटॉप लेने गए 50,000 प्राइस, प्लस उस पर जीएसटी लिखा हुआ होगा। अब वो जीएसटी आपका जो लिखा होगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी 99% ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा। तो इंट्रा स्टेट अगर सेल होती है, विद इन स्टेट अगर सेल होती है, मैं एमपी में इंदौर से गुड्स लाके उज्जैन में बेच देता हूं, तो मैं 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी चार्ज करूंगा। अगर मैं यूपी के किसी डीलर को गुड्स बेचता हूं, इंटर स्टेट सेल, गुड्स कहां दे रहा हूं, यूपी के किसी डीलर को फॉरवर्ड कर रहा हूं यहां से, तो ये इंटर स्टेट है। तो इंटर स्टेट में क्या लगता है? आईजीएसटी, और वो आईजीएसटी कितना होता है? पूरा 18%। तो आईजीएसटी इंटीग्रेटेड, यानी दोनों का मिला के होता है, इसलिए 18 डायरेक्ट, और ये दोनों अलग अलग होते हैं, तो दोनों चार्ज होते हैं। ये हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेती है, ये हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट रख लेती है। जीएसटी का ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आपको इसे बिल उठा के देखना कभी भी, तो आपको ये नजर आएगा, तो इसे बिल उठा के देख लेना। प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, बिल देखा तो कोई से बिल देखना। अब यहां पे टर्नओवर की बात कर रहे हैं, टर्नओवर में हम 50,000 लें या ये 59,000 टोटल हुआ ये ले, तो क्लियर लिखा है एक्सक्लूड। ये टर्नओवर का पार्ट थोड़ी ना है, इसलिए ये एक्सक्लूड रहेगा। तो जब 20 लाख की लिमिट निकालेंगे तो हम उसमें सारे बिल का कौन सा वाला फिगर लेंगे? ये वाला फिगर लेंगे सारे बिल का, ये वाला फिगर नहीं लेंगे, ठीक है। कोई सा भी टैक्स वाला फिगर नहीं लेंगे, चाहे वो सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी, कोई सा भी टैक्स। और क्या नहीं लेंगे? एक्सक्लूड वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज, वही जो भी मैं समझा रहा था। जो इनवर्ड सप्लाई, मैंने मान लो किसी गुड्स खरीदा और वो गुड्स जो मैंने परचेस किया या जो सर्विसेज मैंने ली वो आरसीएम में आती है। आरसीएम में आती है, इसका मतलब मुझे टैक्स देना है रिसीवर को,
प्रोवाइडर को नहीं, मुझे देना। पर वो है तो रिसीवर, मतलब है तो परचेज ना, वो आउटवर्ड का है, इनवर्ड है ना, तो इनवर्ड को इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब टैक्स देना है लेकिन इनवर्ड को इंक्लूड नहीं करेंगे उस टर्नओवर में। आगे है हमारे पास एग्रीगेट टर्नओवर टू एक्सक्लूड इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन आरसीएम। वही जो मैं समझाया, बड़ा अच्छा डायग्राम बना हुआ दिख रहा है, कार्टून बना हुआ है। सोच रहा है, क्या सोच रहा है? आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज वुड कंटिन्यू टू बी पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ सप्लाई ऑफ सच सप्लाई। क्या मतलब कहना चाहते हैं, इस बात को अच्छे समझ लो। भाई हम एक व्यापारी एमपी के, चलो एमपी से कोई मतलब नहीं, हम एमपी का एग्जांपल ही क्यों है। हम एक स्टेट में हैं और मिस्टर ए की बात कर रहा हूं। मिस्टर ए, स्टेट पे हटाओ चलो क्योंकि आरसीएम का मिस्टर ए प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज टू मिस्टर वाई। ठीक है, किसको सर्विस दी इन्होंने? वाई को। एंड द सर्विस इज इंक्लूडेड is covered under RCM. The service is covered under RCM, रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज है तो इस पर टैक्स किसे देना? प्रोवाइडर को देना है या रिसीवर को देना? डेफिनेटली आप कहोगे सर रिसीवर को देना है। रिसीवर हैज टू पे टैक्स ऑन RCM। रिसीवर को, परचेजर को, ये गुड्स होता तो परचेजर। ठीक है, तो खैर गुड्स की बात हम नहीं करें, सर्विसेज में होता है अक्सर आरसीएम, तो रिसीवर की बात करते हैं। ठीक है, अब उल्टा भी होता होगा। उल्टा होता होगा मतलब कि ये भी तो किसी को सर्विसेज देता होगा, तो इसने जेड को दी सर्विस। किसको दी? जेड को दी। इसने आउटवर्ड सर्विस दी टू जेड। ये भी आरसीएम में कवर है। किस में कवर है? आरसीएम में। तो आरसीएम में कवर है तो टैक्स लायबिलिटी किस पे आएगी? जेड पे। ये रिसीवर है, रिसीवर हैज टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। अब टैक्स किसे पे करना है? जेड को पे करना है, वाई को नहीं करना है। और कुछ चीजें जो वाई ने ली उसको वाई को करना है। तो वाई का टर्नओवर बताओ। इसके टर्नओवर में बाकी सब सेल तो आएगी, टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड, एक्सपोर्ट वगैरह। इस आरसीएम वाले का क्या करें? एक आरसीएम इसने खरीदा है और एक बेचा है। एक सर्विस रिसीव की और ये जो रिसीव की है इनवर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? इनवर्ड। और ये जो दी है इसका कहलाती है आउटवर्ड। तो आप समझे क्या लिखा हुआ है ऊपर? अभी पर क्या है, क्या लिखा हुआ? एक्सक्लूड में क्या लिखा था? वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम। इसे एक्सक्लूड कर देना क्योंकि इनवर्ड है, जबकि इधर इंक्लूड की लिस्ट में क्या लिखा था? आउटवर्ड। मैंने कहा था सर्कल बना, आउटवर्ड वाली चीज सारी आएगी, इनवर्ड वाली कुछ भी नहीं है, तो ये एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, फिर नीचे ये जो कार्टून के वहां पे लिखा हुआ है वो क्या लिखा है? आउटवर्ड सप्लाईज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज would continue to be part of aggregate turnover of the supply of such a supply. Continue. तो इसके एग्रीगेट टर्नओवर में ये आएगा। हालांकि इस पे टैक्स इसको नहीं देना, टैक्स उसको देना है। लेकिन मान लो ये 5 लाख का गुड्स है तो 5 लाख पर टैक्स उसे देना है। रिसीवर हैज टू पे टैक्स, बट 5 लाख रुपए इसके टर्नओवर में इंक्लूड होगा क्योंकि ये क्या है? आउटवर्ड सप्लाई। तो आपके माइंड में एक बात आ जाए कि एनी टाइप ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर, वेदर इट इज टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड, एक्सपोर्ट, इंटरेस्टेड और कवर्ड अंडर आरसीएम। तो भले आरसीएम वाली क्यों नहीं होगी, है तो आउटवर्ड ना, दिया तो सही ना आपने। 5 लाख का टर्नओवर तो हुआ आपका, आपने टैक्स दिया नहीं दिया वो मैटर नहीं, हम तो टर्नओवर काउंट कर रहे थे। तो यहां टैक्स कौन देगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे आउटवर्ड सप्लाई किसने की ये इंपॉर्टेंट है। और इसी का एग्जांपल नीचे दिया हुआ है। रघुवीर प्राइवेट लिमिटेड
pays GST on sitting fees paid to its directors on services rendered by them अंडर रिवर्स चार्ज। कंपनी क्या करती है, डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाती है, तो डायरेक्टर्स को मीटिंग सिटिंग फीस देना पड़ती है ना, पता है। और ये प्रोफेशनल पेमेंट कहलाता है, सैलरी पेमेंट नहीं कहलाता है, प्रोफेशनल पेमेंट कहलाता है। सर्विसेज दे रहे हैं वो लोग आपको, प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं डायरेक्टर्स, उस मीटिंग में आके और कुछ डिसीजन लेंगे, तो ये प्रोफेशनल सर्विसेज हुई। अब सर्विस प्रोवाइडर कौन हुआ, डायरेक्टर। डायरेक्टर ने सर्विस दी किसको, कंपनी को। लेकिन आरसीएम लग रहा है तो पेमेंट किसको देना है, कंपनी को। रिसीवर कौन है, कंपनी। कंपनी को टैक्स देना है, लेकिन कंपनी के लिए तो इनवर्ट सप्लाई हुई ना, वो कंपनी ने तो सर्विस ली है, तो क्या कंपनी के टर्नओवर में आएगा। तो लिखा वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइड बाय डायरेक्टर्स टू रघुवीर विल फॉर्म पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ डायरेक्टर, नॉट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। इनके टर्नओवर में आएगा क्योंकि इनके लिए आउटवर्ड सप्लाई है, इनके टर्नओवर में नहीं आएगा क्योंकि वो इनके लिए इनवर्ट सप्लाई है। अंतर क्लियर है। ऐसे बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट आपको मिलेंगे, इस पर अच्छा खासा एमसीक्यू बनते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर एक्सक्लूड द एलिमेंट ऑफ सीजीएसटी आईजीएसटी, बता दिया मैंने आपको। अगला है 7.10 पेज नंबर पर, एग्रीगेट टर्नओवर टू इंक्लूड टोटल टर्नओवर ऑफ ऑल ब्रांचेस अंडर सेम पेन। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक मेरी यूपी में ब्रांच, एक महाराष्ट्र में, एक एमपी में, तो एक ही पेन नंबर है ना मेरा, तो सारे टर्नओवर इंक्लूड होंगे। ठीक है, इसका भी एग्जांपल देख लेना। डी है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स सर्विस एग्जेम्प्टेड गुड्स सर्विस इंटरेस्टेड बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन हैविंग सेम पेन टू बी इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर। ये पढ़ के देख लो आप क्या कहना चाहते हैं। फिर से बताऊं, वैल्यू ऑफ exported goods service exempted goods service interest supply between distinct person having same pain, distinct persons having same pain to be included in turnover. Example, Madhur Oil Punjab is engaged in supplying machine oil as well as petrol. तो मधुर ऑयल ये क्या सप्लाई करते हैं, किस चीज का बिजनेस करते हैं पंजाब में, सप्लाइंग मशीन ऑयल। एक तो मशीन ऑयल बेचते हैं और एक क्या बेचते हैं, पेट्रोल बेचते हैं। सप्लाई ऑफ पेट्रोल इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी बट सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल इज टैक्सेबल। तो ये जीएसटी में आता ही नहीं है। मैंने बताया जीएसटी में पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, एविएशन, टर्बाइन, फ्यूल ये नहीं आते, ये आउटसाइड प्रीव्यू ऑफ जीएसटी रखे गए हैं। और ऑयल पर जीएसटी लगता है, जीएसटी के दायरे में आता है। फिर आगे लिखे इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर मधुर ऑयल इज लायबल टू रजिस्ट्रेशन टर्नओवर ऑफ बोथ नॉन टैक्सेबल एज वेल एज टैक्सेबल सप्लाई वुड बी टेकन इनटू अकाउंट एंड इफ द सेम एक्सीड द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट मधुर ऑयल इज लायबल टू रजिस्टर्ड। यानी इस पूरे में ये समझाना चाहते थे कि आप चाहे एग्जेम्प्टेड आइटम की करो या इसकी करो, मधुर के टर्नओवर में दोनों इंक्लूड हो। मतलब मान लो इसका टर्नओवर 8 लाख रुपए का, इसका टर्नओवर 12 लाख का है, 12,10,000 का है, तो कितना हो गया 20,10,000। तो मधुर ऑयल को सेक्शन 22 में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा क्योंकि टर्नओवर में हमने क्या जोड़ा, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ऑल एग्जेम्प्टेड, टैक्सेबल वगैरह वगैरह सब। तो अगर वो एग्जेम्प्टेड है, नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी, तो भी वो टर्नओवर में इंक्लूड होगा। ठीक है, ये कहना चाहते थे। फिर एग्रीगेट टर्नओवर टू इंक्लूड ऑल सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन वेदर ऑन हिज ऑन अकाउंट और मेड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल हिज प्रिंसिपल्स। तो बात तो मैंने ऊपर समझा दी थी। आप अपना भी बिजनेस लेके बैठो और किसी का एजेंसी बिजनेस भी करते हो, तो आपके टर्नओवर में आपका भी टर्नओवर आएगा और एजेंसी के नाम पे आपने अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे जितना गुड्स बेचा वो भी आएगा। एग्रीगेट टर्नओवर वर्सेस टर्नओवर इन स्टेट, दो। एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग समझना क्या, ऑल टाइप ऑफ टर्नओवर। अब एक और टर्म है टर्नओवर इन स्टेट। तो एग्रीगेट टर्नओवर इज डिफरेंट फ्रॉम टर्नओवर इन स्टेट। द फॉर्मर इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। ये जो एग्रीगेट टर्नओवर वर्ड है ये तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट के लिए, एंड एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम एज वेल एज फॉर द option to pay tax at concessional rate, discussed in chapter number 3.
तो एक और वर्ड, एक तो ये एग्रीगेट टर्नओवर, ये कहां पे काम आएगा, एक तो ये रजिस्ट्रेशन में काम आएगा अगर आप इस लिमिट से बाहर हो गए हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना। और एक और पढ़ेंगे हम कंपोजिशन स्कीम। जैसे इनकम टैक्स में वो सेक्शन है तो बिजनेस रेट में सेक्शन 44 रेडी, आप अपने टर्नओवर का 8% दिखा दो, हो गया बिजनेस इनकम, खत्म। कितना शॉर्टकट, और कुछ भी नहीं झंझट। ऐसे यहां पर भी एक है, ये आपको खरीदना बेचना, इसका हिसाब रखना, उसका हिसाब रखना, इसका जीएसटी इनपुट, उसका जीएसटी आउटपुट, दोनों का क्रेडिट लेना और ये वो कुछ नहीं। आप चाहो तो अपने टर्नओवर का कुछ परसेंट, 1% जैसे, बस हो गया अब आपका, ये हो गया आपका जीएसटी की नेट लायबिलिटी। अब आपको कुछ क्रेडिट वेट नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं करना आपको, कोई झंझट नहीं। तो बहुत इजी वे कंपोजिशन स्कीम में होता है, तो हम पढ़ेंगे कंपोजिशन स्कीम। बट फिलहाल ये है कि कंपोजिशन स्कीम में भी आपको टर्नओवर ऐसे निकालना है। अब however once a person is eligible for composition levy, the amount payable under composition levy would be calculated on the basis of turnover in state. तो कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट करते समय टर्नओवर चेक करना पड़ता है, उसमें एग्रीगेट टर्नओवर ये आता है, एग्जेम्प्टेड इंक्लूड रहता है, टैक्सेबल सब इंक्लूड रहता है, ठीक। तो यू आर एलिजिबल और नॉट फॉर कंपोजिशन स्कीम, रूल्स। लेकिन जब टैक्स निकालने की बारी आती है तो टैक्स कंपोजिशन स्कीम में ऐसा है कि 1% या जो भी रेट है 1% ऑफ टर्नओवर विद इन स्टेट, बस उसी पे निकलता है। तो पहले आप एग्रीगेट टर्नओवर देखोगे, एग्रीगेट टर्नओवर आपका 20 लाख क्रॉस हो गया, और वहां जो कंपोजिशन की लिमिट दे रखी वो अलग बताऊंगा, वो लिमिट अगर क्रॉस हो गई तो आपको कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट कर सकते हो। पहली बात, एंट्री कर सकते हो गई एंट्री। अब टैक्स कितने में देना है, तो टैक्स पूरे पे नहीं देना है, टैक्स आपको उतने पे ही देना है इस पूरे में से जितना आपने टर्नओवर इन स्टेट, विद इन स्टेट जितना बेचा, बस उस पे देना है, ठीक, उतने पे ही देना है, ठीक। फिर आगे लिखा हुआ है अगले पेज पे, द थ्रेशोल्ड लिमिट प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 20 to 20 lakh in the previous year financial year, every supplier whose aggregate turnover in financial year exceed 20 is liable to be registered under GST under state union territory from where he make taxable supply of goods। सेम बात है, कोई खास नहीं। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट के बारे में बात की, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कितना रोल हो गया, 10 लाख का। अब यहीं पर फिर से कार्टून बना हुआ है, इफ पर्सन विद प्लेस ऑफ बिजनेस इन डिफरेंट स्टेट अक्रॉस इंडिया हैज वन ब्रांच इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर जीएसटी विल बी रिड्यूस्ड टू 10 लाख। मतलब ये कि एक बंदे की एमपी में भी ब्रांच है, यूपी में भी ब्रांच है, ठीक है, इन सारे स्टेट में भी है, और एक कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, वहां पर भी ब्रांच है। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट में टर्नओवर की लिमिट कितनी बताई गई है, 10 लाख, और बाकी में कितनी बताई गई है, 20 लाख। और जब टर्नओवर जोड़ते हैं तो हमारा क्या रोल है, एग्रीगेट ऑफ ऑल इंडिया बेसिस। तो पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे टर्नओवर जोड़ूंगा तो यहां पर 8 लाख हो रहा था, यहाँ 2 लाख हो रहा था, यहाँ 1 लाख हो रहा था, ठीक है। तो ये तो 10 लाख ही 11 लाख हुआ, कितना हुआ ये, ऑल इंडिया बेसिस पे 11 लाख हुआ। क्या मुझे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? तो अब क्वेश्चन आएगा कि सर 20 लाख वाली लिमिट लगाएं कि 10 वाली लगाएं? अगर 10 वाली लगाएं तो 10 तो क्रॉस हो गया है, तो 10 तो क्रॉस हो गया ना, और 20 वाला क्रॉस नहीं हुआ, तो क्या करें सर? और यहां पर 10 क्रॉस नहीं हुआ है, आपको स्टेट वाइज स्टूडेंट देखना है कि स्टेट में 10 क्रॉस हुआ कि आपको तो ऑल इंडिया बेसिस पर, अभी ऊपर पढ़ के आए इतनी अच्छी डेफिनेशन, ऑल इंडिया बेसिस पर आपको टर्नओवर निकालना है। जब भी निकालो, चाहे 10 वाली लिमिट निकालो चाहे 20 वाले, ऑल इंडिया बेसिस पे निकालो। तो ऑल इंडिया बेसिस पे उसकी लिमिट 11 लाख हो गई, यानी 10 से बाहर हो गया। तो कौन से लगाए, 10 वाले लगाएंगे 20? तो क्या लिखा पढ़ लो आप, if person with place of business in different state across India has one branch in special category state, the threshold limit of GST will be reduced to 10, यानी उसको 10 लाख रुपए की लिमिट बनाई जाएगी उसकी, यानी 10 लाख की लिमिट क्रॉस कर दी तो he has to get registered under GST, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि उसकी लिमिट 20 की नहीं चलेगी, अब किसकी चलेगी, वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट 10 वाली, तो उसकी लिमिट 20 से रिड्यूस करके कितने ले देंगे, 10 लाख। ऐसा लिखा है, कितना क्लियर लिखा है। फर्दर नोटिफिकेशन दे रखा है, एक नया नोटिफिकेशन आया था लास्ट ईयर मार्च में, exempts any person who is engaged in exclusive supply of goods and whose aggregate turnover in financial year does not exceed 40 lakh from the registration requirement। आपने सुना होगा 40 लाख की लिमिट हो गई थी, ये 20 लाख वाली। तो ध्यान से पढ़ो, ये नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, पर्सन हु इज
engage exclusively supply of goods, अंडरलाइन करो, राउंड बनाओ सर्कल, एक्सक्लूसिव गुड्स, सिर्फ गुड्स भी सप्लाई करता हो, सर्विस नहीं। गुड्स एंड सर्विस भी नहीं, दोनों साथ में करता है तो भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुड्स अगर सप्लाई करता है तो उसकी लिमिट 40 लाख रुपए का थी। तो 20 की लिमिट बढ़ा के अब कितनी हो गई, 40। ये नया अमेंडमेंट था, इसलिए ये याद रखना है। एक्सेप्शंस भी इसके, एक्सेप्शंस क्या है टू दिस एक्ट आर एज अंडर पर्सन्स रिक्वायर्ड टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर 24 सेक्शन 24, यानी जिनको सेक्शन 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है उसके ऊपर ये वाली लिमिट नहीं लगती है, ना 20 वाली, ना 10 वाली, ना 40 वाली, वो तो अलग ही है ना, उसका तो नाम ही कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, इवन इफ टर्नओवर लेस देन 20 और 40 लाख। तो मैंने इसीलिए आपको सेक्शन 22 में ऊपर क्या लिखवाया, टर्नओवर बेस्ड, ये सेक्शन टर्नओवर बेस्ड है और वो सेक्शन कंपल्सरी है, ये टर्नओवर बेस्ड नहीं है, फर्क है दोनों में। पर्सन इंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको वगैरह, उन पर भी पान मसाला एंड ऑल गुड्स ऑफ चैप्टर 24 दैट इज टोबैको, मैन्युफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट वगैरह, उन पर भी 40 लाख की लिमिट नहीं है। पर्सन इंगेज इन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाई इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वगैरह वगैरह, तो भाई ऐसे एक्सेप्शन याद नहीं रख पाओगे, मुश्किल है, मुश्किल है। तो आपको कैसे याद रखना चाहिए, तो मैं बताता हूं कैसे याद रखना चाहिए। ऐसे याद रखना चाहिए कि आप इस पूरे पैराग्राफ को तो कर सकते हो, ये 40 लाख की लिमिट के एक्सेप्शंस वाले पैराग्राफ को। तो नीचे एक टेबल नजर आ रही है आपको अगले पेज पर 7.12 पे, एक बड़ी टेबल भी है और एक छोटी टेबल भी है। तो 7.12 पे बड़ी टेबल है और 7.13 पे छोटी टेबल है, तो वो छोटे वाले टेबल पे आओ 7.13 पर, वो ज्यादा याद रहेगी। उसी को अलग अलग तरीके से दिया, एक ही चीज को बार बार घुमा के दिया, वो ज्यादा अच्छी टेबल है। उसमें क्लियर लिखा है कि 10 लाख की लिमिट कहां लगेगी, 20 की कहां लगेगी और 40 की कहां लगेगी। तो देखो, स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विस, जहां 10 लाख की लिमिट लगती वो कौन कौन सी स्टेट हो गई, स्पेशल कैटेगरी मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, 4 MMNT शॉर्ट फॉर्म में बचा हो तो। दूसरा, स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विस, अभी भी जहां पर गुड्स और सर्विस दोनों के लिए 20 लाख की लिमिट है वो है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पांडुचेरी और तेलंगाना। सोच लो आप, स्टेट वाइज याद रखना पड़ेगा, मेरी कोई गलती नहीं कि इन्होंने बनाया ऐसा, लेकिन अच्छी समरी दी है क्योंकि स्टेट वाइज बनाया तो याद भी रखना पड़ेगा। और स्टेट्स विथ थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख फॉर सर्विसेज एंड 40 लाख फॉर गुड्स, गुड्स के लिए 40 लाख और सर्विस के लिए 20 लाख की लिमिट, वो कहां है, तो जम्मू कश्मीर में, आसाम में, हिमाचल प्रदेश में और रेस्ट ऑफ द इंडिया में। यानी हमारे यहाँ कौन सी होगी, तो हमारे यहाँ अगर सर्विस क्लास पर्सन है, मैं ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं अगर सर्विस जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराऊंगा तो 20 लाख की लिमिट, और अगर गुड्स सिर्फ एक्सक्लूसिवली गुड्स बेचता है तो 40 लाख की लिमिट, अगर दोनों बेचता है थोड़ा गुड्स थोड़ा सर्विस तो फिर 20 लाख की लिमिट। कहां कहां, जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट्स। अब ये जैसे भी याद रखना चाहो, मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छी समरी दे रखी, क्योंकि ऊपर वाली समरी याद नहीं रहेगी, ऊपर एक्सेप्शन भी याद नहीं रहेंगे, आप तो ऐसे याद रख लो। तो 40 लाख की लिमिट ऐसे होगी, ठीक है। नीचे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अच्छा, एक और बात, जहां 40 लाख रुपए की लिमिट लिखी हुई वहां 2 एक्स्ट्रा स्टार बने हुए हैं इसी पेज पे, ये जो मैंने अभी टेबल हमको समझाई, जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश, ऑल अदर स्टेट। उसके नीचे की लाइन में क्या लिखा है, पर्सन्स इंगेज एक्सक्लूसिवली इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी जो 40 लाख की लिमिट है ये सिर्फ गुड्स पे एक तो, और वो भी सिर्फ इंट्रा स्टेट गुड्स, यानी विद इन स्टेट बेचते हो। मैं उज्जैन का व्यापारी, मैंने कभी किसी दूसरे स्टेट में गुड्स नहीं बेचा, मैं तो उज्जैन में ही बेचता हूं बस, यूपी वगैरह कहीं नहीं बेचता हूं, कोई इंटरेस्टेड, सिर्फ इंट्रा स्टेट, तो मेरे लिए 40 लाख की लिमिट है। अगर मैं इंटरेस्टेड सेल करता हूं, एक भी इंटरेस्टेड सेल करता हूं, तो फिर यहां नहीं आएगा। फिर कहां आएगा, तो अभी सेक्शन 24 बताना बाकी है, वहां पढ़ाऊंगा तब आपको क्लियर होगा कि सेक्शन 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। मींस अगर इंटरेस्टेड सेल करते हो तो आपके लिए कंपल्सरी है रजिस्ट्रेशन लेना, इवन इफ योर टर्नओवर इज लेस देन 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, तो उसकी तो बात ही अलग लिखी हुई है। इसलिए सेक्शन 24 पढ़ेंगे तब और क्लियर होगा आपको कि एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं। तो सेक्शन 24 बिल्कुल अलग है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। आप सिर्फ यही रहो कि अगर 24 नहीं लग रही, यानी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है,
और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अगर हम लेना चाहते हैं, लिमिट बेस्ड लेना चाहते हैं, तो लिमिट के खेल में ऐसा खेल है 20, 10, 40। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आपको करना है, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, इससे टफ कुछ भी नहीं आएगा। फिर लिखा रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ओनली फॉर प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाई टेक प्लेस। टर्नओवर एग्रीगेट करने में हमने सब तरह के टर्नओवर ले लिया, ऑल इंडिया बेस पे, एग्जेम्प्टेड भी ले लिया, लेकिन रजिस्ट्रेशन मुझे कहां करवाना है, मैंने आपको वेयर जब पढ़ाया था, आप वो वाला वीडियो वापस से देखना, तो मैंने आपको कहा था वेयर टैक्सेबल सप्लाई मेड, every supplier has to get registered in state where from where he made taxable supply। जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई करता है वहां रजिस्ट्रेशन कराना। मैंने बताया था उस वक्त कि मान लो मैं यूपी में एग्जेम्प्टेड गुड्स बेचता हूं और यहां टैक्सेबल गुड्स बेचता हूं, वहां सिर्फ एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्टेड गुड्स बेचता हूं, तो मुझे वहां रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। यहां से मैं टैक्सेबल सप्लाई करता हूं तो एमपी में रजिस्ट्रेशन लेना है मुझे। तो पर्सन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू हिज ईच प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया फ्रॉम वेयर ए टैक्सेबल सप्लाई हैज टेकन प्लेस। However, a supplier is not liable to obtain registration in state, union territory from where he makes exempted supply or non-taxable supply। जहां से वो सिर्फ exempted supply करता है तो वहां स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। और अगर वो दोनों जगह पर taxable supply करता है तो यहां पर भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, यहां पर भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, 2 रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेंगे सेम पेन नंबर। और अगर सर दोनों जगह exempted supply ही करता है दोनों जगह, तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, ये सारे एग्जांपल आप कर लेना, इसके नीचे भी एग्जांपल दिया। अब है अगला पॉइंट, थर्ड, पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। बता चुका हूं मैं सक्सेसर या अमलगमेशन के केस में जो नया व्यक्ति है जो सक्सीड करेगा आपके बिजनेस को, ट्रांसफरी, ही हैज टू गेट न्यू रजिस्ट्रेशन, उसे नया रजिस्ट्रेशन देना है। ठीक है, तो यहां तक अपन ने अच्छे से सेक्शन 22 पढ़ा, यानी पूरा सेक्शन 22 किस पे बेस्ड है, वो है टर्नओवर बेस्ड। तो सारा खेल जो आपको याद रखना है, यहां पर आपको कोई लिस्ट नहीं दे रखी कि इस व्यक्ति को इस व्यक्ति को इस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन कराना। यहां बोला है कि जिसका भी टर्नओवर एक्सीड हो जाता है लिमिट से, उसे रजिस्ट्रेशन कराना। तो ये टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन है। इफ टर्नओवर, एंड टर्नओवर मींस टर्नओवर इंक्लूड्स ऑल। तो एक क्वेश्चन इस पे बनता है कि टर्नओवर में क्या इंक्लूड है, क्या एक्सक्लूड। ठीक है, इसमें वो आरसीएम वाली बात भी आ गई, अच्छे से ध्यान रखना। आप चाहो तो वैसे तो बहुत अच्छे से नोट्स डिजाइन करे हुए हैं इंस्टीट्यूट ने, इसलिए मैं इसमें से पढ़ा रहा हूं। सिंघानिया में से आप पढ़ के देखना तो समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं करना उसमें से, प्रैक्टिकल भी नहीं करना। जहां मैं कहूंगा जरूरत पड़ेगी वहां बता दूंगा, अदरवाइज नहीं करना। जो भी करना है, यही एग्जाम्पल भी अच्छे दिए हुए। फिर भी आप समरी नोट्स बनाना चाहें तो बना के और यहाँ पे पेज ट्रेस कर लें। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कि व्हाट इंक्लूड्स एंड एक्सक्लूड्स। दूसरा क्वेश्चन ये अलग अलग केसेस आप देख रहे हो कि ऑल इंडिया बेसिस पे करना है, एग्जेम्प्टेड हो, टैक्सेबल हो तो करना है या नहीं करना है। ठीक है, लिमिट 20 वाला लगाना है, 40 वाला लगाना है या 10 वाला लगाना है, इस पे भी क्वेश्चन हो सकता है। अभी मैंने बताया एक स्टेट में 8 है और बाकी में अलग है, तो अगर आपकी एक भी ब्रांच अगर उन स्पेसिफाइड एरिया में है तो फिर आपको वहां की लिमिट लगेगी। जैसे अभी हमने टेबल में देखा ना, मिजोरम के लिए अलग है, अरुणाचल प्रदेश के लिए अलग है, जम्मू कश्मीर के लिए अलग है। ये याद रखना। 40 वाले का याद रखना है, अमेंडमेंट जो है मेन वो याद रखना है, ओनली इन केस ऑफ गुड्स, होली एंड एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली, नॉट सर्विस, ओनली गुड्स एंड गुड्स विद इन स्टेट, इंट्रा स्टेट, नॉट मेड इन इंटर स्टेट से। तो सिर्फ इंट्रा स्टेट गुड्स अगर बेचता है तो 40 लाख की लिमिट लेगी, वो भी इन स्टेट्स में। ठीक है, बाकी स्टेट्स में तो 10 लाख की लिमिट होगी या 20 लाख की लिमिट होगी। अब हम पढ़ेंगे 24 नंबर, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, ये हम कल से पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।